बेटा आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और उसमें हमने देखा बेसिकली, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड को समझा हुआ था हमने, लेकिन उसमें हमने ये देखा कि एक मास दूसरे उसी प्रकार के मास पर फोर्स अप्लाई करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, और इसी तरीके से एक चलता हुआ चार्ज दूसरे चलते हुए चार्ज पर ही फोर्स अप्लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आपने देखा कि हमने सर्किट के आसपास एक स्टेबल चार्ज भी रखा था, स्टेशनरी चार्ज, और एक चलता हुआ चार्ज भी रखा था। तो जब कंडक्टर में चार्ज मूव करता था, करंट फ्लो होती थी, उसमें चार्ज के मोशन से करंट बनती है, तो चार्ज जब मूव करता था कंडक्टर में तो वो जो चार्ज स्टेशनरी था उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करता था, वो चलते हुए चार्ज पर ही अप्लाई करता था। मींस मास पर अप्लाई करता है फोर्स, स्टेशनरी चार्ज पर अप्लाई करता है। सिमिलरली मूविंग चार्ज पर ही फोर्स अप्लाई कर सकता है, और इसको हमने नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। और ऑरस्टेड वॉज द फर्स्ट पर्सन कि उसने इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम कोई कंडक्टर है और उसमें चार्ज चल रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें चार्ज मूव करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चलता हुआ चार्ज रख दिया, चार्ज को चला दिया उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स तो लगा था, हमने देखा लास्ट क्लास में, बट कितना फोर्स लगा था हमको ये देखना है। तो इसीलिए मैंने आज आर्टिकल लिखा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें हम एक आवेश रखेंगे, वो गति करेगा, तो हमको ये देखना है कि उस पर कितना बल लगेगा। और आपने देखा कि अगर वो गति नहीं करता तो उस पर बल नहीं लगता, ये भी आपने लास्ट क्लास में देखा था। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका बनाया गया। सबसे पहली जो चीज हमने उसमें देखी कि उस पर जो फोर्स लगता था, जब उसमें वेग होता था यानी कि वो गति करता था तब बल लगता था, और अगर वेग नहीं होता था अर्थात वो गति नहीं करता था तो उसमें बल भी नहीं लगता था। इट मीन्स हम यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि माना चुंबकीय क्षेत्र में, या माना हटा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ये जो बल लगता है नंबर 1, हमने देखा कि अगर चार्ज चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो ही बल लगता है, और अगर गति नहीं करता तो बल नहीं लगता। इट मीन्स हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्ज में अगर वेग होगा तो बल लगेगा, अगर उसमें वेग नहीं होगा तो बल नहीं लगेगा। इट मीन्स हम ये सोच सकते हैं कि आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। वेग होगा तो फोर्स लगेगा, वेग नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। और हमने ये भी देखा कि जब कम वेलोसिटी से चलाते हैं तो फोर्स कम लगता है, जब ज्यादा वेलोसिटी से चलाते हैं तो भी फोर्स बढ़ जाता है। इससे एक बात हमको पता चली कि गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मीन्स अगर हम इस फोर्स को F मान लें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
और यहां पर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जहां पर v क्या चीज है, v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, आवेशित कण का वेग है, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकंड में हमने इसमें और एनालिसिस किया और विश्लेषण करने के बाद यह पाया कि हम एक चार्ज लाते हैं 1 कूलॉम का, उसको हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से चलाते हैं, या आप यूं समझ लें कि 2 चार्जेस हम लाते हैं, एक 1 कूलॉम का चार्ज लाते हैं, एक 2 कूलॉम का चार्ज लाते हैं, दोनों को सेम वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। हम पाते हैं कि जो 1 कूलॉम का चार्ज है उस पर जितना भी फोर्स लगता है उससे 2 गुना फोर्स 2 कूलॉम के चार्ज पर लगता है। इससे हमने एक और अंदाजा लगा लिया, इसका मतलब है अगर चार्ज की क्वांटिटी डबल होगी तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स भी कैसा होगा, डबल। चार्ज की क्वांटिटी अगर हाफ है तो फोर्स भी कैसा लगेगा, हाफ। तो हमने इसका भी एक रूल बना लिया कि ये जो बल होगा वो आवेशित कण की आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। तो आवेश पर बल आवेशित कण पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q के अनुक्रमानुपाती होता है। Q के अनुक्रमानुपाती होता है, मीन्स वी कैन राइट इट एज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वेयर Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने दूसरा रूल बना लिया। हमने एक तीसरी चीज भी देखी, उस पर भी ये वाला फोर्स डिपेंड करता था। किस पर? हमने क्या देखा कि हम 2 सेम चार्ज लेके आते हैं, सेम चार्ज, और सेम वेलोसिटी से एक बार इस कमरे में चलाते हैं, एक बार किसी दूसरे कमरे में चलाते हैं। समझ में आया आपको? 2 चार्जेस लाते हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों पर Q चार्ज है, दोनों को सेम वेलोसिटी में रखते हैं, Q भी दोनों का सेम रखते हैं, V भी दोनों का सेम रखते हैं। लेकिन एक बार हमने एक इस कमरे में चलाया, एक बार दूसरे कमरे में चलाया। इसमें भी हम पाते हैं कि जब एक कमरे में चलाते हैं तो उस पर फोर्स कम लगता है, और दूसरे कमरे में चलाने जाते हैं तो उस पर फोर्स ज्यादा लगता है। इसके लिए हमने क्या सोचा? इसके लिए हमने सोचा कि हो सकता है इस वाले कमरे में जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो कम होगी, और दूसरे कमरे में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। इससे हमने एक और रूल बना लिया कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी वहां पर फोर्स कम लगेगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो ये वाला रूल भी हम बना लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका बेटा हमने एक सिंबल बनाया कैपिटल B। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर B। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है
इतनी बातें हमने देखी और मैं यहां पर वो भी नोट कर लेता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B वेयर B इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आवेश की मात्रा है, ये आवेशित कण का वेग और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने और भी बहुत सारी चीजों को कोशिश किया कि क्या ये जो फोर्स है ये और भी किसी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वो चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या वो रेसिप्रोकल हो, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद भी हमें कोई चौथी चीज अभी फिलहाल हमको नहीं मिली। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों इक्वेशंस को ही कंबाइंड कर दिया। अब हम यहां पर नोट कर देते हैं, अब समीकरण 1 कॉमा समीकरण 2 व समीकरण 3 से आप देखें तीनों के लेफ्ट हैंड साइड में F है, तो यहां पर मैंने F लिख दिया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंटू Q इंटू B। इसको हम थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, Q इंटू V इंटू B। Q भी है, V भी है, B भी है, ये बन गया। अब आप तो जानते हैं प्रोपोर्शनल टू का निशान जो लगा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटा सकते हैं, बट इसकी जगह पर मुझे फिर एक कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको हटाया और यहां पर हमने एक कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, Q इंटू V इंटू B, ये बन गया। अब यहां पर इस फॉर्मूले में हम किसी भी फॉर्मूले में जब भी कभी इस तरीके का कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, और हम ऐसे किसी भी फॉर्मूले पे कांस्टेंट को रिमूव करना चाहते हैं, हम उसको नहीं चाहते। अब प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। बेटा बहुत सिंपल है, आप कुछ भी करके कांस्टेंट को 1 बना दीजिए। अगर आप कांस्टेंट को 1 बना देते हैं किसी भी तरीके से अपने, तो ये कांस्टेंट यहां से हट जाएगा, लेकिन कांस्टेंट को ऐसे जबरदस्ती तो आप 1 नहीं कर सकते ना। फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कांस्टेंट को 1 बना सकते हैं, तो हम हमेशा उस सिचुएशन पे इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 कर सकते हैं जब कभी हम कोई नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हों। उस समय हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को या अनुक्रमानुपाती नियतांक को 1 बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी किसी फॉर्मूले में आप किसी नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, केवल उस समय आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 बना सकते हैं, अदरवाइज आप जबरदस्ती के को 1 नहीं कर सकते। तो क्या यहां कर सकते हैं? अब इसके बदले में फिर से एक सवाल आया कि क्या यहां हम कोई नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर किसी नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जवाब आया यस, हम यहां पर एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सी वो नई क्वांटिटी है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आंसर आया यहां पर एक नई क्वांटिटी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल बी। यहां पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने अभी तक बी को नहीं पढ़ा था, हमारे लिए ये बिल्कुल नई चीज है। फोर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चार्ज हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, वेलोसिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट कैपिटल बी विच इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वी आर स्टडिंग ओनली फर्स्ट टाइम। हम केवल पहली बार अभी इसे पढ़ रहे हैं, और अगर हम इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, इट मीन्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू क्वांटिटी विद दिस फॉर्मूला।
और ऐसे सिचुएशन पे जब भी हम कभी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस समय हम कांस्टेंट 1 कर सकते हैं। तो हम यहां पर कर सकते हैं कैसे, हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन ही ऐसा करेंगे क्योंकि अभी वो नई चीज है, हम उसको डिफाइन ही ऐसा करेंगे कि k को 1 बना देंगे हम, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। क्यों ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है? इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि हम तो अभी अभी डिफाइन कर रहे हैं, उससे पहले तो बी डिफाइन हुआ ही नहीं ना। अब उससे पहले अगर बी डिफाइन हो गया होता फिर मैं उसको बदलने आता तो ऑब्जेक्शन होता ना। अभी तक बी बना ही नहीं था, हम तो पहली बार बी को बना रहे हैं, तो हम ऐसा उसको बना देंगे, इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे कि k की वैल्यू 1 हो जाए। कैसे डिफाइन करेंगे अब आप ध्यान से देखिए, हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, माना Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तब F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, B इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी इसका यूनिट हमने किया नहीं है इसलिए अभी मैं यूनिट लिखे दे रहा हूं, अभी हम लोग इसका यूनिट बताएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर Q भी 1 कर दिया हमने, V भी 1 कर दिया, F भी 1 न्यूटन कर दिया और B को भी 1 बना दिया हमने, ऐसी सिचुएशन पे बताइए K की वैल्यू कितनी होगी? K की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आप देखें F भी 1, Q भी 1, V भी 1, B भी 1, तो फिर K बचा और K की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 1। हमने K को 1 बना दिया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि B को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। हाँ, तो हमने ऐसे डिफाइन किया। देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम के आवेश को 1 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कराया जाए और उस आवेश पर 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 यूनिट होती है। ऐसे हमने बी को डिफाइन कर लिया। बात समझ में आई? फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं। हमने बी को डिफाइन ही ऐसे किया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम के आवेश को 1 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कराने से उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो वो चुंबकीय क्षेत्र 1 यूनिट होता है। हमने बी को ऐसा डिफाइन किया और K की वैल्यू 1 बना दी। जब K 1 बन गया, देयरफॉर F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K को हमने 1 बना दिया, F की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू V इंटू B। ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। K हमने 1 कर दिया। कैसे? B को हमने इस प्रकार परिभाषित किया कि K कैसा हो गया? 1। यहां पर हमने क्या किया? B को इस प्रकार डिफाइन किया गया कि K की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। और जब K की वैल्यू 1 हो गई तो F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल, गतिमान ही क्यों? क्योंकि रुके हुए पर तो बल नहीं लग रहा था, लास्ट क्लास में भी आपने देखा। इतना फोर्स उस पर लगेगा। अब यहां पर एक सबसे बड़ी चीज तो बेटा ये है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हम अभी तक फोर्स की डायरेक्शन को ले नहीं रहे हैं। अब देखें, बल एक सदिश राशि होती है ना, तो हम इसका दिशा भी नहीं ले रहे हैं। अब हमको इसकी दिशा लेनी है, यानी कि हम इस बल का सदिश रूप देखना चाहते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स, इस बल का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहां पर कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
तो इसके ऊपर मुझे एरो लगाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में q इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कांट अप्लाई अ वेक्टर एट द टॉप ऑफ q। हम q के ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि कोई q वेक्टर नहीं है। v एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगाना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर एरो। b क्या है, यहां पर हमने लिखा था b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा मैं बताऊं, कोई भी फील्ड होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट विल बी ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले दो प्रकार के फील्ड आपने पढ़े, एक गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था और एक वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। गुरुत्वीय क्षेत्र में याद करिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। तो फील्ड कोई भी होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी ही, क्योंकि उस फील्ड की अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। बिना डायरेक्शन का फील्ड ऐसे नहीं हो सकता। तो फील्ड वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो और चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, all the fields are vector quantities. So field is also a vector quantity. अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आ रहा है। ऐसा कब होता था? आप याद करें क्लास 11th में आपको वेक्टर एनालिसिस का लेसन पढ़ाया गया है। और प्लीज ध्यान करके मुझे बताइए कि दो सदिश राशियों का गुणा करने से एक सदिश राशि मिल रही है हमको, दो वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से एक वेक्टर क्वांटिटी हमको मिल रही है। ऐसा कब होता है? ऐसा तो तब होता है जब इन दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल से ही तो हमको सदिश राशि मिलती है। अगर अदिश गुणनफल कर देंगे तो अदिश मिलना चाहिए। तो यहां पर दो सदिशों के ऐसा गुणा हुआ है जिससे हमको सदिश राशि मिल रही है। सो इट इज श्योर कि यहां पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही हुआ होगा, कोई और दूसरा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स। आपको हमेशा याद रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब फोर्स का ये वेक्टर फॉर्म आ गया। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, थोड़ा सा हम उसको देखना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इस बल का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमको देखना है। तो वेक्टर एफ, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड करना है। इधर भी मॉड्यूलस लगाएंगे तो इधर क्यू तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो एक स्केलर नंबर है, तो क्यू हम बाहर कर देंगे। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और याद करके मुझे बताइए कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था। मैं यहां पर कर देता हूं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता था ए बी साइन थीटा एन कैप, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रखना है। ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर which is always perpendicular to the plane of vector A and vector B। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है, एन कैप नहीं आता। क्यों? क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है, इसका परिमाण 1 हो जाता है। तो ए बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इस एफ का मैग्नीट्यूड बताइए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो आप क्या बताएंगे मुझे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी Q इंटू, जिस तरीके से मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सिमिलरली मॉड ऑफ V क्रॉस B इज इक्वल टू V इंटू B इंटू साइन थीटा। ये
मैग्नीट्यूड आ गया इस फोर्स का। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा थीटा यहां पर क्या है। तो जिस तरीके से इस फॉर्मूले में थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है, सिमिलरली इस फॉर्मूले में थीटा वी और बी के बीच का एंगल है। मींस आवेशित कण के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दिशाओं के बीच का कोण है। ठीक है, थीटा के बारे में मैं यहां नोट कर देता हूं, आप इसे लिख लीजिए, उसी के नीचे आप लिखेंगे यहां थीटा गतिमान आवेशित कण की गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की दिशा के बीच कोण। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, तो उसी के नीचे आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर फोर्स का फॉर्मूला देख लिया, सारा कुछ कर लिया आप इस पे। अब हम ये करना चाहते हैं यहां पर, क्योंकि हमने एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसलिए हम उस नई क्वांटिटी के बारे में समझना चाहते हैं। और वो नई क्वांटिटी बेटा क्या है? वो नई क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम उस बी के बारे में समझना चाहते हैं। फोर्स हम पढ़ चुके हैं, बी के बारे में हम कुछ डिटेल निकालना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ चीजें पढ़ने, जैसे उसका यूनिट है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी और यही सब बातें। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अब हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। हम इस मैग्नीट्यूड को भी एफ मान लेते हैं, तो ये हम इसको एफ लिख ले रहे हैं, क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। हमें b के बारे में स्टडी करना है, तो हम b की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर b विल बी इक्वल टू f अपॉन q इंटू वी इंटू साइन थीटा। ये b की वैल्यू आ गई। मैं एक बार फिर से सारे सिंबल्स को क्लियर कर दूं। f क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण गति कर रहा है उस पर लगने वाला बल, ये आवेशित कण का आवेश है। ये जो आवेशित कण गति कर रहा है उसका वेग है। और थीटा क्या है? अभी अभी हमने लिखा था कि थीटा है आवेशित कण के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशाओं के बीच का कोण। ठीक है, तो ये b की वैल्यू यहां से आ गई। अब हम b को डिफाइन करना चाहते हैं। हालांकि अभी हमने b को उससे पहले भी डिफाइन किया हुआ है, जब हमको k को 1 बनाना था। कैसे डिफाइन किया था कि यदि, फिर से सुन लीजिए आप, कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है और उस पर 1 न्यूटन का बल लगता है, तब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कितना माना करेंगे? 1 माना करेंगे। वो चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी वैल्यू हम 1 यूनिट मानेंगे। फिलहाल यहां पर हम कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, वो तो परिभाषा 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की थी। यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहता हूं, उसके लिए हमने मान लिया Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सच दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस समय 1 हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन पे आप देखें b की वैल्यू कितनी होगी।
यहां पर हमने लिखा F अपॉन Q इज 1 कूलॉम, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा इज ऑल्सो 1, सो B विल बिकम F. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स applied on a moving charge when the charge is 1 coulomb, its velocity is 1 meter per second and it is moving perpendicularly to the magnetic field. Means इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, परिभाषा हमने कैसे बनाई. हमने Q को 1 कर दिया, V 1 कर दिया और थीटा को 90 ले लिया, जिससे साइन थीटा भी 1 हो गया. इस कंडीशन पे B F के बराबर आ गया. मतलब किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उस आवेशित कण पर लगने वाले बल के बराबर होता है. जबकि उस आवेशित कण का आवेश 1 कूलॉम हो, उसका वेग 1 मीटर पर सेकंड हो और वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो. आपको याद है ना, थीटा V और B के बीच का कोण होता था. आवेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण. आवेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण कितना, 90. यानी कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है. ये हमने परिभाषा बनाई. अब शब्दों में हमको इसको कैसे जोड़ना है वो बड़े ब्यूटीफुली हम जोड़ सकते हैं. कैसे कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उस पर जितना चुंबकीय बल कार्य करता है उसी को हम उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं. इस तरीके से हम शब्दों में जोड़ सकते हैं. तो नोट कर लेते हैं डेफिनेशन. अब हम डेफिनेशन ऑफ B. B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण कोई 1 कूलॉम का, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलॉम का आवेश, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से एक मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है या गति करे तो उस पर जितना चुंबकीय बल कार्य करता है, जितना चुंबकीय बल कार्य करता है उससे उस स्थान पर उस चुंबकीय क्षेत्र की, उस स्थान पर उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं. तीव्रता कहते हैं. एक बार फिर से देख लें कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उस पर जितना चुंबकीय बल कार्य करता है उसे उस स्थान पर उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं. B से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते ही हैं. ठीक है. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमने बना ली.
हमने पिछली क्लास में भी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, लेकिन हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, हमने उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन नहीं किया था, वो हमने आज कर लिया है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स बना लेते हैं कि क्या क्या यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, ये हमको पढ़ना है। तो आई होप कि ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल है इससे परिभाषा को बनाना। अब यूनिट, आप तो जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम उसके फॉर्मूले से बना सकते हैं, तो हमने उसका फॉर्मूला ले लिया और इसी से हम यूनिट बना देंगे। आप देखें बी का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम एफ क्यू वी इन सब के यूनिट्स लिख दें तो बी का यूनिट हमको मिल जाएगा। ठीक है, एफ का यूनिट क्या होता है सोचिए, एफ फोर्स है और फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो हमने न्यूटन लिख दिया। अपॉन क्यू चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, इनटू वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा, साइन थीटा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर यूनिटलेस क्वांटिटीज, इनका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब इसे अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो मैं कर सकता हूं इसे, इसको हम लिख देंगे न्यूटन अपॉन कूलॉम का, कूलॉम को हम क्या लिख सकते हैं, कूलॉम को हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है ना, इसलिए आई का एम्पियर टी का सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में ये नंबर पलट जाएगा, सेकेंड ऊपर आ जाएगा, मीटर नीचे बना रहेगा। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। आप देखें इसकी वैल्यू कितनी मुझे मिली, इसकी वैल्यू मुझे मिली न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ये यूनिट मिला हमको न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसका ही हमने एक छोटा नाम रख दिया। बार बार मुझे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर मत बोलना पड़े, इसलिए हमने इसका छोटा सा नाम रख दिया विच इज टेस्ला, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला हमने इसका नाम रख दिया। सो यू शुड रिमेंबर दैट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला, और इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा, उसका डेफिनेशन बनाई, उसका यूनिट भी देखा। अब थोड़ा सा इसका जरा डायमेंशंस बता दीजिए। डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हम यूनिट से ही डायमेंशन बना लेंगे। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 अपॉन एम्पियर का डायमेंशन क्या होता है, a, और मीटर, मीटर के लिए डायमेंशन है l। इसमें आप L से L को कैंसिल कर सकते हैं, सॉल्व होके क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, मिलेगी m t माइनस 2 a माइनस 1। दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
आप एक बार फिर से देख सकते हैं, न्यूटन फोर्स के लिए MLT माइनस 2, एम्पियर के लिए A, मीटर के लिए L से L कैंसिल, MT माइनस 2, और A को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो A माइनस 1। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके साथ, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज SI यूनिट इज टेस्ला, तो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता होगा, कितने एक मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो हम 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा, B इज इक्वल टू QF अपॉन Q इंटू V इंटू साइन थीटा, और B का यूनिट क्या है, टेस्ला। अब हमें 1 टेस्ला की डेफिनेशन बनानी है। 1 टेस्ला की बेटा वही डेफिनेशन होगी जो अभी हमने K को 1 बनाने के लिए बनाई थी, उसमें भी तो B1 आया था ना, सेम वही डेफिनेशन मुझे यहां पर लिखनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माना F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन थीटा विल बी 1। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी B, F B1, Q B1, V B1, साइन थीटा B1। ऐसी सिचुएशन पे ये सब 1 हो जाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 आएगा, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। नाउ वी कैन मेक द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बनाएंगे आप देखिए, मैं इसको बोल सकता हूं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलॉम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा हो, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमने 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलॉम के आवेश को 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराने से उस पर
1 न्यूटन का बल कार्य करे, 1 न्यूटन चुंबकीय बल, कौन सा बल यहां पर लग रहा है उस पे, चुंबकीय बल, तो 1 न्यूटन चुंबकीय बल कार्य करे तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा दैट इज अबाउट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने स्टडी किया। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया, उसकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, यूनिट्स बनाए, डायमेंशंस बनाई और 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने स्टडी किया। इससे आगे की चीजें भी हम और स्टडी करेंगे। आई होप कि ये कुछ सब कुछ बड़ा आसान होता है और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी बात को समझने में तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे जरूर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।